लॉर्ड ऑफ वार एक बहुत बड़े वार लॉर्ड की कहानी है और इस वार लॉर्ड का काम मुख्तलिफ नेशंस को गन्स की सप्लाई था और इसके लीड रोल में हमारे फेवरेट निकोलस केज है। गेमा रिकैप में आज हम लॉर्ड ऑफ वार की बात करेंगे, लेकिन फिल्म की तरफ चलने से पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म 1980 से शुरू होती है और यहाँ निकोलस केज यूरी के रूप में नजर आता है, जो कि यूक्रेनियन रेफ्यूजी हैं और वो सोवियत यूनियन से यहाँ शिफ्ट हुए थे और यूरी की फैमिली ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए खुद को ज्यू जाहिर किया। और यहाँ फैमिली में यूरी के पेरेंट्स के अलावा उसका एक छोटा भाई विटली भी है और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं। और एक दिन वो वाकया होता है जिसके बाद यूरी की लाइफ मुकम्मल चेंज होने वाली थी। उसके घर के करीब एक रेस्टोरेंट में एक आदमी पर दो रशियन गैंगस्टर्स अपनी AK-47 के साथ हमला कर देते हैं, लेकिन वो आदमी बचकर अपनी गन से उन दोनों गैंगस्टर्स को मार डालता है। और उसी लम्हे से यूरी समझ जाता है कि इंसान को तमाम दूसरी चीजों की तरह हमेशा हथियारों की जरूरत भी रहेगी और गन्स के काम में प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद यूरी को अपना पहला हथियारों का ऑर्डर मिलता है और अपने पहले ऑर्डर पर यूरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और अपनी पहली डील की एक बुलेट को वो निशानी के तौर पर संभाल के रख लेता है। इस डील के बाद यूरी अपने छोटे भाई विटली को भी अपने साथ बिजनेस में शामिल कर लेता है। इसके बाद यूरी की मुलाकात हथियारों की एक नुमाइश में एक बहुत बड़े आर्म डीलर सिमरॉन से होती है और जब यूरी उसे अपने आइडियाज बताता है तो वो यूरी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि यूरी अभी इमेच्योर है, क्योंकि कोई भी डीलर एक वार में दोनों साइड से हथियार नहीं बेच सकता और किसी भी डीलर को एक लड़ाई में एक साइड चूज करनी चाहिए। लेकिन 1982 की लेबनीज इसराइल वार में यूरी ये मिरेकल कर दिखाता है और लेबनीज और इसराइल दोनों साइडों को हथियार बेचता है। यूरी का तरीकाकार ये था कि वो नेटो की वो वाली हथियारों की सप्लाई जो मुख्तलिफ मुल्कों में रह जाती थी उन्हें मुख्तलिफ जनरल से खरीद लेता था, जिसके बाद वो उन्हें आगे बेच देता था। यूरी और उसका भाई जब हथियारों से प्रॉफिट कमा रहा था तो उसी वक्त उन्हीं के हथियारों से कुछ फौजियों ने बेगुनाह लोगों के एक ग्रुप को मार दिया। इसके बाद यूरी न्यूयॉर्क वापस आ जाता है और वहाँ नजर आता है कि यूरी के पास एक सीक्रेट कंटेनर है जिसमें वो अपने हथियार और दूसरी इलीगल चीजें रखता है। और यूरी की बड़ी आर्म्स डील ने इंटरपोल का ध्यान यूरी की तरफ कर दिया और जब यूरी एक हथियारों की डील एक शिप में लेकर जा रहा था तो इंटरपोल का एक ऑफिसर वैलेंटाइन उसे रोक लेता है और इंटरपोल के पहुंचने से पहले ही यूरी चालाकी से काम लेते हुए शिप का नाम बदल देता है। इसके अलावा वो शिप पर लगा फ्लैग भी बदल देता है, लेकिन इसके बावजूद वैलेंटाइन उसकी शिप की तलाशी लेता है। लेकिन यहाँ भी यूरी चालाकी करता है और फ्रंट पर मौजूद कंटेनर्स में यूरी ने पुराने गले सड़े आलू भरवा दिए थे और उनकी बदबू से परेशान होकर इंटरपोल की सर्च टीम वहाँ से वापस चली जाती है। अगली डील में एक कोलंबियन गैंग यूरी को हथियारों के बदले कोकेन ऑफर करते हैं, जिस पर यूरी उन्हें मना कर देता है, लेकिन गैंग का बॉस गुस्से में आकर यूरी को शूट कर देता है। वापसी पर यूरी अपनी दर्द को कम करने के लिए कोकेन की थोड़ी सी डोज ले लेता है और ये यूरी की इंतहाई गलत मूव साबित होती है। और वापस पहुंचकर जब यूरी देखता है तो उसे पता चलता है कि विटली 1 किलो कोकेन के साथ गायब है। इसके बाद यूरी बहुत मेहनत से विटली का पता लगा लेता है और जब यूरी विटली के पास पहुंचता है तो वो कोकेन के नशे में धुत पड़ा था और जब यूरी उसे रोकने की कोशिश करता है तो विटली उससे लड़ने लगता है। इसके बाद यूरी विटली को एक रिहैब सेंटर में छोड़ आता है। इसके बाद यूरी को ये बिजनेस अकेले ही संभालना था। इसके बाद यूरी एक मॉडल ईवा को नकली फोटोशूट के लिए बुलाता है। असल में यूरी बहुत अरसे से इस मॉडल को पसंद करता था और उससे मिलने के लिए यूरी उस तमाम होटल को बुक कर लेता है और अब होटल में बस यूरी और एवा ही थे। इसके बाद एवा यूरी को बताती है कि उसे वापस मियामी जाना है, लेकिन 2 दिन तक यहाँ कोई फ्लाइट नहीं है, इसलिए यूरी वापस जाने के लिए उसे अपना प्राइवेट प्लेन ऑफर करता है और आखिरकार ईवा यूरी से इम्प्रेस हो ही जाती है। और कुछ दिन बाद ईवा और यूरी शादी कर लेते हैं और शादी के बाद यूरी का एक बेटा होता है। अगले सीन में फिल्म 1999 में पहुंच जाती है और अब यूरी अपनी बीवी और बेटे के साथ क्वींसलैंड में एक बहुत आलीशान घर में रह रहा था और क्रिसमस नाइट पर यूरी का बेटा पहली दफा वॉक करता है, लेकिन यूरी को
अपने बेटे के वॉक करने से ज्यादा खुशी टीवी पर कोल्ड वॉर के एंड होने की खबर से थी। उसी वक्त यूरी का छोटा भाई विटली बहुत ज्यादा नशे में उसके घर आ जाता है और यूरी उसकी ये हालत देखकर उसे एक दफा दोबारा रिहैब में छोड़ आता है। इसके बाद यूरी यूक्रेन जाता है क्योंकि उसका एक अंकल जनरल डिमिट्री यूक्रेनियन आर्मी में जनरल था और उससे यूरी वहाँ पर मौजूद रशियन वेपन्स को बेचने के लिए कहता है। लेकिन यूरी के अंकल का कहना था कि वो इन वेपन्स की मिसिंग को कैसे एक्सप्लेन करेगा, जिस पर यूरी ने उसे कहा कि यूक्रेन और रशिया अब दो अलग अलग कंट्रीज हैं, इसलिए इन वेपन्स की मिसिंग की कोई एक्सप्लेनेशन जनरल को नहीं देनी होगी। इसके बाद जनरल यूरी की डील से एग्री हो जाता है और वो यूरी को रशियन AK-47 दिखाता है जिनकी तादाद 40,000 थी और इस तरह यूरी को अपनी अब तक की सबसे बड़ी डील मिलती है और इस डील में टैंक और बैटल हेलीकॉप्टर्स भी थे और वहीं यूरी को सिमियोन भी मिलता है और इसी सिमियोन ने एक दफा यूरी के आइडियाज को इमेच्योर कहा था और सिमियोन यूरी को डिनर पर इनवाइट करता है और इस दफा सिमियोन यूरी को साथ काम करने के लिए कहता है। लेकिन अब यूरी की बारी थी इसलिए वो उसके आइडियाज को इमेच्योर कहकर मना कर देता है। अगले दिन जब यूरी हथियारों को शिप में लोड करवा रहा था तो वहीं इंटरपोल ऑफिसर वैलेंटाइन आ जाता है। यहाँ डिमिट्री यूरी को बताता है कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर को शिप में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, जिस पर यूरी चालाकी का मुजाहिरा करते हुए फौजी हेलीकॉप्टर में से हथियार निकाल कर उसे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का रूप दे देता है। इसके बाद वैलेंटाइन यूरी को गिरफ्तार करना चाहता है लेकिन यूरी उसे अपने पास मौजूद पेपर्स दिखाता है जिनमें इस तमाम डील को लीगल करार दिया गया था, इसलिए वैलेंटाइन चाहकर भी यूरी को गिरफ्तार नहीं कर पाता। उधर जनरल डिमिट्री सिमियोन की डील को रिजेक्ट कर देता है और वो अपने वेपन्स सिर्फ यूरी को बेचना चाहता है, इसलिए सिमियोन गुस्से में डिमिट्री को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। इसके बाद यूरी अपने बिजनेस को अफ्रीका तक ले जाता है जहां बहुत से मुल्कों में सिविल वॉर चल रही थी और वहीं यूरी की मुलाकात एक वॉरलॉर्ड एंड्रे और उसके बेटे एंड्रे जूनियर से होती है और इन दोनों का ताल्लुक लाइबेरिया से था और एंड्रे बहुत ही जालिम नेचर का इंसान था और वहीं एंड्रे ने यूरी को छोटे बच्चों की आर्मी दिखाई। इसके बाद एंड्रे यूरी को डील में पैसों की बजाय डायमंड्स ऑफर करता है। इसके बाद यूरी एंड्रे के लिए मजीद वेपन्स अरेंज करता है। इसके बाद फिल्म की कहानी 2000 में पहुंच जाती है। अब यूरी की दौलत बढ़ती जा रही थी और यूरी अपनी बीवी को खुश करने के लिए उसी की पेंटिंग्स अननोन बायर बनकर खरीद रहा था और इसके बाद विटली भी रिहैब से बाहर आ जाता है और जब वो यूरी से पूछता है कि क्या उसकी बीवी उसके बिजनेस के बारे में जानती है तो यूरी उसे बताता है कि उसकी बीवी को उसके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। अब यूरी अपने पैसे और बड़ी बड़ी डील्स की वजह से FBI की नजर में भी आ जाता है और अक्सर यूवी FBI की नजर से बचने के लिए अपनी कार बदलकर टैक्सी ले लिया करता था और वो टैक्सी की मदद से ही अपने कंटेनर में पहुंचता था और यहीं पर उसने अपनी बीवी की तमाम पेंटिंग्स रखी हुई थी और वहीं कंटेनर में उसे अपनी बीवी का फोन आता है कि कुछ लोग उनके डस्टबिन की तलाशी ले रहे हैं और डस्टबिन की तलाशी में ही वैलेंटाइन को एक बहुत अहम लीड मिलती है और उसे पता चल जाता है कि यूरी एक बहुत बड़े कार्गो प्लेन में हथियार लेकर जा रहा है और जब वो यूरी का पीछा करता है तो यूरी प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवा देता है और इससे पहले इंटरपोल यूरी तक पहुंचती उसने वो तमाम हथियार वहां मौजूद लोगों में बांट दिए और जब वैलेंटाइन यूरी तक पहुंचता है तो वो प्लेन मुकम्मल खाली था और इस तरह यूरी एक दफा फिर अरेस्ट होने से बच जाता है। इसके बाद यूरी बैप्टिस्ट के पास पहुंचता है जिसने सिमियोन को पकड़ रखा था और बैप्टिस्ट यूरी को बताता है कि सीमन की वजह से ही उसके हथियार पकड़े गए हैं, इसलिए अब यूरी को सीमन को शूट करना पड़ेगा। यही यूरी बैप्टिस्ट को बताता है कि सिमियोन ही उसकी अंकल की मौत का जिम्मेदार है, जिस पर बैप्टिस्ट यूरी का हाथ पकड़कर सिमियोन को शूट कर देता है। दूसरी तरफ वैलेंटाइन यूरी की बीवी को बता देता है कि वो एक आर्म्स डीलर है और अपनी बीवी के कहने पर यूरी अपना बिजनेस छोड़ देता है। लेकिन जब बैप्टिस्ट और उसका बेटा अमेरिका आते हैं तो वो एक दफा फिर यूरी से मिलते हैं और उसे एक और आर्म डील के लिए कहते
कहते हैं। पहले तो यूरी उन्हें मना करता है, लेकिन जब वो यूरी को दुनिया के सबसे कीमती ब्लू डायमंड देने की ऑफर करते हैं तो यूरी इस डील के लिए मान जाता है। और इस डील पर जाने से पहले यूरी अपनी बीवी से पूछता है कि क्या वो उस पर ट्रस्ट करती है, जिस पर ईवा फौरन ही कह देती है कि वो उस पर ट्रस्ट करती है। लेकिन यूरी के निकलने के बाद वो उसका पीछा करती है और आखिरकार वो उस कंटेनर तक पहुंच जाती है जहां यूरी के तमाम इलीगल डॉक्यूमेंट्स, वेपन्स और ईवा की पेंटिंग मौजूद थी। यूरी इस दफा डील पर विटली को भी अपने साथ ले जाता है और डील के वक्त जब यूरी डायमंड्स चेक कर रहा था तो विटली देखता है कि वहाँ पास ही एक रेफ्यूजी कैंप है और वहाँ कुछ लोग एक माँ और बच्चे को जालिमाना तरीके से मार देते हैं, जिस पर विटली यूरी को ये डील करने से मना करता है क्योंकि ये लोग हथियार मिलते ही इस रेफ्यूजी कैंप के तमाम लोगों को मार देंगे। लेकिन यूरी जानता था कि वो इंतहाई खतरे में है क्योंकि बैप्टिस्ट के आदमी डील पूरी ना होने पर उसे और विटली को मार सकते थे, जिस पर वो विटली को चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन विटली उसकी बात मानने के बजाय एक हैंड ग्रेनेड हथियारों के ट्रक पर फेंक देता है, जिसमें हथियारों के साथ साथ एंड्रे का बेटा भी मारा जाता है। और इससे पहले कि वो दूसरा बम दूसरे ट्रक पर फेंकता, बैप्टिस्ट के आदमी उसे शूट कर देते हैं और यूरी अपनी आंखों के सामने ही अपने भाई को मरता हुआ देखता है। इसके बाद बैप्टिस्ट इंतहाई जज्बाती होने के बावजूद यूरी को जिंदा छोड़ देता है, लेकिन उसकी डील के आधे हीरे बैप्टिस्ट उसे देने से इनकार कर देता है। इसके बाद यूरी एक लोकल डॉक्टर की मदद से विटली के जिस्म से तमाम गोलियां निकलवाता है। इसके बाद वो उसे एक कॉफिन में बंद करके अमेरिका आ जाता है, लेकिन उस डॉक्टर ने अपना काम ठीक से नहीं किया था और एक गोली विटली के जिस्म में रह गई थी और ये गोली एयरपोर्ट के स्कैनर्स में आ जाती है और वहीं यूरी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले सीन में पता चलता है कि यूरी की बीवी ईवा अपने बच्चे के साथ यूरी का घर छोड़कर जा रही है। इसके बाद यूरी अपने पेरेंट्स को कॉल करता है तो उसकी माँ यूरी को जवाब देती है कि उसके लिए उसके दोनों बेटे मर गए हैं। अगले सीन में वैलेंटाइन यूरी को पकड़ने पर खुश था और वो यूरी को बताता है कि उसके पकड़ने में उसकी बीवी का हाथ है, लेकिन यूरी बिल्कुल पुरसुकून बैठा रहता है और वो बिल्कुल इत्मीनान से वैलेंटाइन की तमाम बातें सुनता है। और उसका इत्मीनान देखकर वैलेंटाइन उसे कहता है कि शायद उसे अंदाजा नहीं कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में है। इस पर यूरी उसे जवाब देता है कि उसका भाई मर चुका है, उसकी बीवी और बेटा उसे छोड़कर चले गए हैं और अपने पेरेंट्स के लिए भी वो मर चुका है, इसलिए उसे अच्छे तरीके से अंदाजा है कि वो कितनी मुश्किल में है। इसके बाद वो वैलेंटाइन को कहता है कि इस सब के बावजूद वैलेंटाइन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि कुछ देर बाद ही एक हाई रैंक ऑफिसर यहाँ आएगा और वो वैलेंटाइन को बाहर बुलाकर उसका थैंक यू बोलेगा और इसके बाद यूरी को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि बेशक वैलेंटाइन की नजर में यूरी एक मुजरिम है, लेकिन असल में वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ही काम कर रहा है क्योंकि उसके ज्यादातर वेपन्स यूएसए के उन दोस्तों के पास जाते हैं जिन्हें यूएसए डायरेक्ट वेपन्स नहीं दे सकता। उसी वक्त वैलेंटाइन को दरवाजे पर एक नोक सुनाई देती है और ये नोक सुनते ही वैलेंटाइन समझ जाता है कि यूरी ठीक कह रहा है। इसके बाद यूरी को कैद से आजाद कर दिया जाता है और एक दफा फिर यूरी वही करता है जिसमें वो बेस्ट था, यानी मजीद वेपन्स की डील।